नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। देखिए दोस्तों, आज हम समझेंगे कि रिजर्व बैंक क्या क्या कार्य करता है भारत में रहकर, और इसकी स्थापना से संबंधित जो भी जानकारी वो भी जानेंगे। शुरू से स्टार्ट करेंगे, फिर इसके कार्य को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो देखिए, लंदन से एक रॉयल कमीशन भेजा गया, यानी कि लोगों का ग्रुप था। तो जब ये रॉयल कमीशन आया भारत, तो इसके सामने डॉक्टर बाबा साहब यानी कि भीमराव अंबेडकर जी ने एक अपनी किताब प्रस्तुत की। किताब का नाम क्या था? द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, यानी कि रुपए की समस्या, उसकी उत्पत्ति और उसका समाधान। इस किताब में बैंकिंग की कार्य प्रणाली लिखी हुई थी और भी गाइडलाइन, जो कि उसकी भाई किस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए, इसके बारे में विवरण था। तो जब इस किताब को रॉयल कमीशन ने पढ़ा, तो इसी से प्रभावित होकर इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। उसका रिपोर्ट का नाम क्या था? रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को अंग्रेज सरकार के सामने प्रस्तुत किया, क्योंकि उस समय अंग्रेजों की सरकार थी। देखिए, रॉयल कमीशन को हम हिल्टन यंग कमीशन भी बोलते हैं। इसी ने सिफारिश की थी अंग्रेजों की जो सरकार थी उससे, कि एक केंद्रीय बैंक की स्थापना करनी चाहिए, इस प्रकार उसकी प्रणाली होनी चाहिए। तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किस अधिनियम के तहत? आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत। अभी अधिनियम क्या होता है? देखिए, इस अधिनियम में इसकी जो भी कार्य प्रणाली थी, कि किस प्रकार इसके जो नियम थे वो सारे लिखे हुए थे। इसकी स्थापना कहां हुई थी? कलकत्ता में। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कलकत्ता में, लेकिन वर्तमान में कहां है? देखिए, 2 साल बाद में, यानी कि 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई स्थापित कर दिया गया। मुंबई में हो गया। वर्तमान में भी कहा है? मुंबई में। प्रारंभ में यह जब स्थापना हुई थी, तो एक निजी बैंक का कार्य भी करता था और एक केंद्रीय बैंक का भी कार्य करता था। केंद्रीय बैंक यानी अन्य बैंकों को भी कंट्रोल करता था, और एक सामान्य बैंक लोगों को भी सुविधा देता था। जैसे आज के जो निजी बैंक होते हैं, लोगों से पैसा जमा करते हैं, उन्हें ऋण देते हैं, वैसा कार्य करता था। लेकिन सरकार को यह महसूस हुआ, क्योंकि अगर कोई केंद्रीय बैंक सरकारी भारत सरकार की अथॉरिटी मिलकर, उसको पावर मिलकर वो कार्य करता है, भारत सरकार के अंदर रहकर, तो वो और अच्छी तरीके से अपनी व्यवस्था को संभाल पाता है। इसीलिए भारत सरकार ने 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब यह सरकारी बैंक हो गया। अब ये जो भी कार्य करेगा वो भारत सरकार के अंदर रहकर ही कार्य करेगा। राष्ट्रीय बैंक हो गया, यानी कि राष्ट्रीयकरण हो गया एक तरह से इसका। अभी राष्ट्रीय बैंक तो हो ही, सरकारी बैंक भी हो गया एक तरह से। पहले एक निजी बैंक था, अभी सरकारी बैंक हो गया। याद रखिएगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। अब इसकी जो आरबीआई की बोर्ड जो कमेटी है इसकी कार्य करने वाली, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, इसकी जो सीबीडी है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे केंद्रीय बोर्ड भी बोलते हैं, जो आरबीआई का जो बैंक है उसका पूरा काम कौन संभालती है? केंद्रीय बोर्ड ही संभालती है। अब इसमें कितने सदस्य हैं? इसमें टोटल 21 सदस्य, अधिकतम 21 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 5 होते हैं आधिकारिक सदस्य और 16 होते हैं गैर आधिकारिक। ठीक है। देखिए, रिजर्व बैंक के जो भी अधिकतर फैसले लेते हैं वो ये 5 मिलकर ही लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें गवर्नर होता है, उपराज्यपाल होता है। ये इनकी सहायता के लिए सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। सरकार इनको चुनती है इनकी सहायता करने के लिए। अब ये 5 होते हैं ना आधिकारिक, इनमें एक होता है राज्यपाल, जो कि इस पूरी बोर्ड का अध्यक्ष होता है, सबसे बड़ा। जो आप नोट पर साइन देखते हो ना, वो गवर्नर के, वो यही होता है राज्यपाल, जिसे हिंदी में राज्यपाल और इंग्लिश में गवर्नर बोलते हैं। और 4 होते हैं उपराज्यपाल, जो कि इसके नीचे काम करते हैं, मतलब इससे छोटी पोस्ट है। उपराज्यपाल कितने हो सकते हैं? अधिकतम 4। इसे डिप्टी गवर्नर या डिप्टी गवर्नर भी बोलते हैं। अब जो बाकी 16 है, उसमें 10 गवर्नमेंट द्वारा नामित किए जाते हैं। गवर्नमेंट उन 10 लोगों को चुनती है जिनको आर्थिक नीतियों बनाने का ज्ञान हो। जैसे अर्थशास्त्र का ज्ञान हो गया, बैंकिंग का पूरा ज्ञान होना चाहिए, कृषि संबंधित व्यापार का ज्ञान होना चाहिए, बाकी जो भी अर्थव्यवस्था संबंधित जितने भी विषय हैं उनका एक विशेषज्ञ के तौर पर ज्ञान होना चाहिए। उनको चुनती है ताकि वो इनको सलाह दे सके। 2 सरकारी
जो कि वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं, वहां से चुने जाते हैं, इन्हें भी सरकार चुनती है। 4 होते हैं स्थानीय बोर्ड से। स्थानीय बोर्ड क्या होता है? आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके नीचे बोर्ड काम करता है, उसे बोलते हैं स्थानीय बोर्ड। इसमें 4, ये स्थानीय बोर्ड कहां है? भारत में 4 जगह स्थानीय बोर्ड है। कौन कौन से? दिल्ली ऊपर यानी कि उत्तर में, दक्षिण में चेन्नई, पूर्व में कोलकाता और मुंबई है पश्चिम में। ठीक है। अब जो ये बोर्ड है इसमें देखिए प्रत्येक बोर्ड में जो ये लोकल बोर्ड है कितने हो गए? 1 2 3 4। प्रत्येक बोर्ड में 5 सदस्य होते हैं। ठीक है। इन सदस्यों को 4 वर्ष के लिए सरकार नियुक्त करती है। 4 साल के लिए नियुक्त कर दिया। इन्हीं बोर्ड से एक एक सदस्य यहां आता है। इन्हीं बोर्ड, जो 4 स्थानीय बोर्ड से आ रहे हैं ना, वो कहां से आते हैं? इनसे एक इससे आ जाएगा, एक इससे आ जाएगा और एक इससे आ जाएगा। ये 5 सदस्य अपने में से मिलकर किसी एक को अध्यक्ष चुन सकते हैं। जो 5 होते हैं ना, इनका भी एक अध्यक्ष होता है, तो ये 5 उसको चुन लेते हैं। कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 4 वर्ष के लिए। अब जो ये सीबीडी होती है, आरबीआई की केंद्रीय बोर्ड है, देखिए इसकी भी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? नियुक्ति है नामित, इसको 4 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। देखिए दोस्तों, जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो उस समय प्रथम गवर्नर कौन बने थे? ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे जब स्थापना हुई थी। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने थे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जी, देशमुख। सीडी की फुल फॉर्म चिंतामन द्वारकानाथ। द्वारकानाथ हो गए। ठीक है। सबसे कम कार्यकाल तक यानी सबसे कम समय तक कौन रहा था? अमिताव घोष। कितने दिनों तक रहे थे? 20 दिनों तक। सबसे कम दिनों तक रहे थे गवर्नर। वर्तमान के गवर्नर कौन है? वर्तमान के गवर्नर शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर है? 25वें गवर्नर है अभी। देखिए दोस्तों, जो आरबीआई की केंद्रीय बोर्ड होती है उसमें सबसे ऊंचे पद पर होता है गवर्नर। सबसे ऊंचे पद पर गवर्नर होता है। फिर उसके नीचे उपराज्यपाल यानी कि उपगवर्नर हो गया। सुनिए, बार बार ही लिखनी है। फिर इसके नीचे कौन होता है? कार्यकारी निर्देशक। ये 1 होता है, ये 4 होते हैं और ये 16 होते हैं। ये पद की रैंकिंग का क्रम है। तो अब आरबीआई का पहला कार्य समझते हैं। पहला कार्य क्या है? मौद्रिक प्राधिकरण। मौद्रिक प्राधिकरण का में क्या होता है? ये अपनी मौद्रिक नीति जारी करता है। अब मौद्रिक नीति क्या होता है? सिंपल भाषा में समझिए कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जब जो भी आरबीआई प्रयास करता है, जो भी नीतियां बनाता है, उसे बोलते हैं मौद्रिक नीति। ठीक है। महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है? महंगाई तब बढ़ती है जब धन का प्रवाह बढ़ जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि धन का प्रवाह को कंट्रोल करना ही, उसकी प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए जो नीतियां बनाई जाएगी वही मौद्रिक नीति के अंतर्गत आएगी। अब कौन कौन सी नीतियां बनाता है? जैसे सीआरआर हो गया, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको बदलकर घटा बढ़ाकर आरबीआई अर्थव्यवस्था में महंगाई को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ला सकता है। ठीक है ना। तो इनको बदलना, चेंज करना ही क्या होता है? मौद्रिक नीति। देखिए 2016 से पहले जो मौद्रिक नीति से संबंधित इन दरों को कौन डिसाइड करता था? आरबीआई का गवर्नर। कितने बार? 1 वर्ष में इसको 2 बार डिसाइड करता था। तो कई बार अर्थव्यवस्था उस तरीके से नहीं संभल पाती थी जिस तरीके से भारत सरकार उनसे उम्मीद करती थी। इसी तरह भारत सरकार और आरबीआई के बीच में मतभेद हो जाता है। इसलिए 2016 में क्या हुआ? एक समिति गठित की गई।
एक कमेटी बनाई गई जो कि विशेष तौर पर मौद्रिक नीति बनाने पर ही काम करेगी। अब वो क्या थी, देखिए जो कौन सी कमेटी बनाई गई, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति। इसमें कितने सदस्य थे, इसमें टोटल 6 सदस्य थे। 3 आते थे आरबीआई से यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और 3 को सरकार खुद चुनती थी। पहला इसमें था गवर्नर यानी कि राज्यपाल, दूसरा होता था उप गवर्नर जो कि आरबीआई से ही है, उप राज्यपाल हो गया। तीसरा एक आरबीआई का एक अधिकारी होता था जो इसकी केंद्रीय बोर्ड से लिया जाता था। अब जो बाकी 3 सदस्य होते थे इनको सरकार चुनती थी। कहां से चुनती थी, उन क्षेत्रों से चुनती थी जिनको बिल्कुल अर्थव्यवस्था का एक विशेषज्ञ के तौर पर ज्ञान है, जैसे बैंकिंग का ज्ञान हो गया, वाणिज्य व्यवसाय का ज्ञान हो गया, कृषि का ज्ञान हो गया, मौद्रिक नीतियां बनाने के लिए जो भी चीजें जो भी विषय संबंधित है उनका ज्ञान होना चाहिए उनको सरकार, ताकि वो इनको अच्छी सलाह दे सके मौद्रिक नीति बनाने में। देखिए सरकार ना जब अपना बजट प्रस्तुत करती है, जो गवर्नमेंट होती है, तो उसको आरबीआई परामर्श देता है। अभी क्या परामर्श देता है, भारत में जो महंगाई दर है, महंगाई दर क्या होती है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए 2021 में, उदाहरण के तौर पर है ना, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, 2021 में महंगाई थी 100, कोई वस्तु 100 रुपए की थी, अब वो 101 की हो गई 2022 में, तो 101 हुई तो कितने बढ़ा, 1 रुपया, 1 रुपया मतलब 1% महंगाई बढ़ गई, तो इसको बोलते हैं महंगाई दर। महंगाई दर पर एक वीडियो में बना दूंगा, जो इसका अगला वीडियो बनेगा ना वो इसी पर बनेगा, बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। तो आरबीआई गवर्नमेंट को परामर्श देता है कि हम अगले 5 सालों के लिए महंगाई दर 5 साल के लिए निश्चित की जाती है। जैसे 2021 की बात करें, 2021 से 2026 इसके लिए महंगाई दर कितनी है, 4%। 2% ऊपर जा सकती है, 2% ऊपर जाएगी तो आरबीआई अपनी नीतियां चेंज करेगा, और अगर 2% नीचे जाएगी तो आरबीआई अपनी नीतियां बदल देगा। कैसे बदलेगा समझिए, 4% पे डिसाइड किया, अभी ऊपर कब जाएगी, ऊपर जाने का मतलब महंगाई बढ़ी, और महंगाई बढ़ी तो आरबीआई क्या करेगा, अपनी जो जब मौद्रिक नीति समिति है वो क्या करेगी, इन दरों को बढ़ा देगी। अगर बढ़ा देगी तो बैंकों को ब्याज महंगा मिलेगा, बैंकों को ब्याज महंगा मिलेगा तो अपने ग्राहकों को महंगा देंगे, और जब ग्राहकों के पास धन का प्रवाह ही नहीं होगा, धन का प्रवाह अगर कम हो जाएगा तो महंगाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। उसी प्रकार अगर ये उल्टा होता है, महंगाई नीचे जाती है, तो भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए आरबीआई इन दरों को सस्ता कर देगा, बैंकों को लोन सस्ता मिलेगा, और लोन सस्ता मिलेगा तो अपने ग्राहकों को सस्ता देंगे, और मार्केट में यानी कि धन का प्रवाह बढ़ेगा तो वापिस ये वहीं आ जाएगी। ठीक है, तो आरबीआई इन दरों को घटा बढ़ाकर चेंज करता रहता है, और अर्थव्यवस्था में एक तरह से महंगाई को कंट्रोल करता है। पहले क्या हुआ था कि जो आरबीआई था वो गवर्नर, वो 1 वर्ष में 2 बार इनको चेंज करता था, लेकिन मौद्रिक नीति समिति बनने के बाद में इसको 2 माह में 1 बार चेंज किया जाता है। 2 माह में 1 बार चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब 1 वर्ष में 6 बार। अब समय कम है, समय कम में चेंज कर सकते हैं, तो अर्थव्यवस्था को और अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। ये बड़ी, जैसे अगर महंगाई बढ़ रही है तो 2 महीने में इसको चेंज कर देगा। दूसरा का है मुद्रा प्राधिकरण। मुद्रा प्राधिकरण का मतलब नोट जारी करना। आरबीआई को यह अधिकार, जो उसका अधिनियम है आरबीआई अधिनियम 1934, उसकी धारा 22 में यह लिखा गया है कि भारत में केवल एकमात्र आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार है। जो आप नोट छापते हैं ना वो आरबीआई छापता है। नोट जारी करने का अधिकार इसके अंतर्गत आता है। कौन से, धारा 22 के अंतर्गत, जो इसका आरबीआई अधिनियम 1934 है। देखो ये कितने नोट छाप सकता है, आरबीआई 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का नोट व सिक्का छाप सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपया कहां गया, अभी बताऊंगा मैं। देखिए आरबीआई के क्या होता है, अब आरबीआई के इतने कार्य कि खुद तो पूरा कार्य कर नहीं सकता, इसलिए इसने प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग विभाग बनाए हुए हैं। नोट जारी करने के लिए, नोट निकालने के लिए इसने एक निर्गम विभाग बनाया हुआ है, जिसको बोलते हैं निर्गम, जो इसके नीचे रहकर काम करता है।
नोट छापने का काम यही विभाग करवाता है। ये क्या करता है, भारत में 4 जगह नोट छापे जाते हैं। कहां कहां? नासिक का महाराष्ट्र में, देवास मध्य प्रदेश में, मैसूर कर्नाटक में, सालबोनी पश्चिमी बंगाल में। ये चारों जगह जरूर याद रखिएगा, इसमें नोट छपते हैं। देखिए पहले जब इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की, उससे भी पहले भारत में नोट इंग्लैंड से छपे जाते थे। इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1928 में पहली भारत की जो नोट छापने की फैक्ट्री वो कहां लगी थी? नासिक में, 1928 में। दूसरी देखो इसकी क्षमता बढ़ाने, क्योंकि एक प्रिंटिंग नोट छापने की मशीन है तो इससे पूरे देश में जो सुचारू रूप से नोट का फैलाव नहीं हो पाएगा, इसलिए इसकी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए दूसरी जो फैक्ट्री है वो कहां? देवास मध्य प्रदेश में 1975 में स्थापित की गई। ये दोनों सरकार के अंडर काम करती है, यानी कि इनका अधिकार किसके पास है? सरकार के पास में। सरकार की एक कंपनी है, उसकी सरकार की निजी कंपनी SPMCIL, यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी सरकार की अपनी है। यही कंपनी इन दोनों फैक्ट्रियों को संभालती है। ठीक है, अब बाकी जो दो और बची है, मैसूर और सालबोनी। ये क्या हुई कि रिजर्व बैंक ने एक कंपनी की स्थापना की, BRBNMPL। ये भी इसी प्रकार की एक कंपनी है जो कि रिजर्व बैंक के नीचे रहकर, रिजर्व बैंक के अंदर रहकर काम करती है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जो रिजर्व बैंक का इन दोनों फैक्ट्रियों का नोट का काम छापने का काम है, वो कौन करता है? ये कंपनी संभालती है। इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1995 में। जब पहले तो इस कंपनी की स्थापना की आरबीआई ने, फिर इसने एक वर्ष बाद यानी 1996 में मैसूर और सालबोनी, इसमें 2 फैक्ट्रियों की स्थापना की। तो ये दोनों फैक्ट्रियां कब लगी? 1996 में पहले इसकी स्थापना की। ये किसकी कंपनी है? आरबीआई की। आपने देखा होगा कि जो 2 रुपए से 10,000 रुपए तक के नोट है, अभी तो खैर 10,000 का नहीं है, ना ही 1000 का है, 500 के, 100 के हैं, 200 के हैं। तो उस पर देखिएगा आपको ऊपर लिखा मिलेगा आरबीआई और नीचे गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन आपको एक विचित्र बात बताता हूं, जो आपने 1 रुपए का नोट देखोगे तो 1 रुपए का नोट है ना, भारत में 1 रुपए का नोट और उसका सिक्का, नोट या सिक्का, और इसके नीचे जितने भी सिक्के छापने का काम है ना, वो कौन करती है? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के अधीन, यानी कि वित्त मंत्रालय काम करता है नोट का काम, 1 रुपए का नोट या सिक्का छापने का काम। इसलिए आप जो भी 1 रुपए का नोट देखोगे उस पर आरबीआई नहीं लिखा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं होगा, उस पर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीचे वित्त मंत्रालय का जो सचिव है उसके सिग्नेचर होंगे। तो 1 रुपए का नोट व सिक्का निकालने का काम कौन करता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। देखिए भारत में नोट, जो नोट के तो 4 फैक्ट्रियां हो गई। अब जो सिक्के हैं वो सिक्के कहां डाले जाते हैं? सिक्के 4 जगह पर डाले जाते हैं, जिनका पहला है मुंबई, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है नोएडा और चौथा है कलकत्ता। ठीक है, इन चारों जगह पे 4 फैक्ट्रियां जो सिक्के बनाने का काम करती है। यहाँ पर सिक्के ढले जाते हैं। ये चारों किसके अंडर काम करती है? ये गवर्नमेंट की है, जो कि गवर्नमेंट के अंदर रहकर काम करती है। अब हम समझते हैं विमुद्रीकरण क्या होता है। विमुद्रीकरण का अर्थ होता है नोटों को एक तरह से बदलना, चेंज करना। भी सरकार क्यों करती है? आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब सीबीआई की, ईडी की, इनकी रेड नेताओं पे जब उन पे छापे मरते हैं तो पैसे दीवारों से फोड़ के या फिर कहीं भी गुप्त स्थानों से निकलते हैं। अब वो क्यों निकालते हैं? क्योंकि उनके पास जो एक्स्ट्रा अवैध तरीके से कमाए हुए पैसों का वो सरकार का ब्यौरा नहीं देना चाहते, क्योंकि वो एक अवैध कमाई है। अगर उसका सरकार को बताएंगे तो उसका क्या स्रोत बताएंगे कि किसे कमाए गए हैं। इसे उनको जो नेता होते हैं वो छुपा लेते हैं।
इसी को काला धन बोलते हैं, क्योंकि जो पैसा है जिनका वो ब्यौरा सरकार को नहीं देना चाहते। सरकार क्या करती है इसके लिए, उस काले धन को खत्म करने के लिए सरकार क्या करती है कि जो नोट नेताओं के पास में मतलब रखे हुए हैं, जो उन्होंने दीवारों पे या भी और जगह पे चुनाए हुए हैं, उनको ही बंद कर देती है। वो नोटों को ही अमान्य घोषित कर देती है। जैसे कई बार नोटबंदी हुए हैं, अभी बताऊंगा मैं। तो जब उन नोटों को बंद कर देगी तो वो नोट कोई, अब वो उनकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि वो नोट तो बंद हो गई। और जो नेता है वो उनको बाहर निकालने की हिम्मत, बैंक में जमा कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि अगर बैंक में जाएंगे तो सरकार को क्या जवाब देंगे कि इतने जो नोटों का जो कमाई है वो उन्होंने कैसे की। तो इसलिए वो काला धन अपने आप ही समाप्त हो जाता है। इसके बाद क्या करती है सरकार, दूसरे नए नोट निकालती है। अब हम समझेंगे कि वो नोट हमारे पास कैसे पहुंचते हैं। अब विमुद्रीकरण कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। एक तो 1946 में हुआ है, दूसरा 1978 में हुआ है, और तीसरा आपको फेमस पता ही है 2016 में मोदी जी ने किया था। देखिए अब हम समझते हैं कि मुद्रा वितरण कैसे होता है। पहले तो इनका 1946, एक 1978 में हुआ था और एक 2016 में हुआ था, जब अपने 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे। अब मुद्रा वितरण यानी कि अब जो नोट छपे जाते हैं वो हमारे पास कैसे पहुंचते हैं? सिंपल सा है। नोट पहुंचने से पहले क्या होंगे? पहले छपेंगे। कहां छपेंगे? फैक्ट्री में, यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस है, नोट प्रिंटिंग प्रेस, वहां पे नोट छपेंगे। नोट प्रिंटिंग प्रेस, इसमें नोट छप गए। नोट छपने के बाद में देखिए आरबीआई का नोट जारी करने का अधिकार होता है, लेकिन नोट छापने का काम वो नहीं करता है। वो ये काम किसको देता है? निर्गम विभाग को। वही बाकी का कार्य संभालता है। तो निर्गम विभाग के पास जो ये नोट छप कर जाएंगे, अब इसको वितरण करने की काम किसका है? निर्गम विभाग का, क्योंकि नोट तो बन की किसके पास आ गए? छप छुपा के निर्गम विभाग के पास। अब आरबीआई की क्या होती है? देश में कई जगहों पर, प्रत्येक जगहों पर लगभग कुछ चुनिंदा जगहों पर क्या होती है? एक तिजोरियां हैं। तिजोरियां क्या होती है? जहां पर सरकार का जो सरकार का नहीं, आरबीआई का जो नोट छपा है उसके सिक्के और नोट सुरक्षित रूप से रखे जाते हैं, उन्हें बोलते हैं मुद्रा तिजोरियां। तो वहां पर निर्गम विभाग नोटों को भेजता है। कहां जाएगा? मुद्रा तिजोरियों में। ठीक है, मुद्रा तिजोरियों से धन, जैसे मानिए कि दिल्ली में एक मुद्रा तिजोरी है, वहां पर अब जो आसपास की बैंकों की शाखाएं होंगी उनमें फिर नोट जाएंगे मुद्रा तिजोरियों से। तो अब मुद्रा तिजोरी से नोट कहां जाएंगे? बैंक शाखा में। बैंक शाखा में। बैंक शाखा से आप कितने तरीकों से? 2 तरीकों से। जैसे आप जा सकते हो डायरेक्ट अपने बचत खाते या चालू खाते से निकाल सकते हो, यानी कि काउंटर से, COUNTER। दूसरा है आप एटीएम से निकाल सकते हो, आपको इस प्रकार नोट मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा नोट छपने से नोट वितरण होने तक का। अब आरबीआई के तीसरा, चौथा और 5वां कार्य भी हम समझ लेते हैं। पहले तीसरा कार्य क्या है? वित्तीय व्यवस्था का नियामक व पर्यवेक्षक। इसको समझिए क्या है। वित्तीय व्यवस्था यानी कि बैंकिंग व्यवस्था, जो बैंकिंग व्यवस्था है उसको नियामक करना, यानी कि नियम बनाकर कंट्रोल करना है। पर्यवेक्षक यानी कि निगरानी करना, उसको कंट्रोल भी करना और लगातार बैंकों पर नजर रखते रहना कि वो अपने ग्राहकों को बिल्कुल उनके हित की रक्षा कर रहे हैं या नहीं, उनको समय समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो दे रहे हैं नहीं, उनको प्रभावी लागत पर पैसा मिल रहा है या नहीं। ठीक है, ऋण की सुविधा। ये पहला काम क्या है? लोक विश्वास करना, लोक विश्वास कायम करना। जैसे अगर बैंकों पर कोई कंट्रोल करने के लिए कोई ऊपर की संस्था ही नहीं होगी तो बैंक अपनी मनमानी करेगा, इसलिए हमको उस पर विश्वास भी नहीं रहेगा कि कहीं भी पैसा लेकर भाग सकता है। इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई है। आरबीआई सभी बैंकों को कंट्रोल करने का काम करता है। इसी से हमें बैंकों पर भरोसा है कि हमने जो पैसा जमा कराए वो हम अपनी इच्छा के अनुसार निकाल लेंगे। मान लीजिए आपने 2 साल की एफडी कराई बैंक में, और जब कुछ 2 साल बाद में आप गए पैसा लेने तो बैंक आपसे डिमांड करता है कि 10,000 रुपये दो, तब देंगे हम आपके जो ब्याज होगा। इस तरह की मनमानी ना करे, इसलिए बैंक को भी कंट्रोल करने के लिए आरबीआई काम करता है, ताकि हमें
बिल्कुल हम अपने सेफली तरीके से महसूस कर सके बैंक में पैसा जमा कराकर। हमारे एक तरह से फायदे का काम करता है, हमारे हित की रक्षा करने का काम। जमाकर्ताओं की सुरक्षा मैंने समझा दिया। हम ही तो पैसा बैंक में जमा कराते हैं, बस सभी जो लोग हैं वो पैसा जमा कराएंगे। अगर उनका काम समय से हो रहा है, बैंक जो वादा उनसे कर रहा है अगर वो समय से पूरा कर रहा है, उनके हित का काम नहीं कर रहा है, उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है, तो हमें बैंकों पर भरोसा होगा। और अगर ऐसा करता भी है तो आरबीआई उसकी नकेल कसने के लिए है, क्योंकि आरबीआई ने कुछ नियम बांध रखे हैं, उसके अंडर रहकर ही आरबीआई जो अन्य बैंकों को कंट्रोल करता है और बैंक भी उसके नियम के अंदर रहकर ही काम करते हैं। प्रभावी लागत पर बैंकिंग सुविधा। आरबीआई अधिकतर यह प्रयास करता है कि सभी लोगों को बिल्कुल एक प्रभावी लागत पर बैंकिंग सुविधा, ऋण की सुविधा और भी कई सुविधाएं मिल सके, ताकि सभी उसका लाभ उठा सके। यानी कोई एक वंचित रहे, कुछ लोग वंचित रह, जैसे गरीब लोग वंचित रह जाएं, और अमीर को तो देखो उनको तो अगर ज्यादा ब्याज पर भी ऋण मिलेगा तो वो भी ले लेंगे, लेकिन गरीब उतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रभावी लागत पर मिल सके ताकि सब जगह पर बैंकिंग सुविधा आसानी से मिल सके। इसलिए तीसरा काम हम समझ चुके हैं कि आरबीआई जमाकर्ताओं की सुरक्षा का काम करता है, लोगों की सुरक्षा, ताकि लोगों को बैंकिंग सुविधा मिल सके, कंट्रोल करने का काम करता है बैंकों को। ठीक है, अगर कोई बैंक अर्थव्यवस्था को बिल्कुल अहित करने का काम करता है, लोगों के अहित का काम करता है, तो उसका लाइसेंस भी रद्द कर सकता है। जारी भी आरबीआई करता है बैंकों का लाइसेंस कि वो बैंक का अब बैंकिंग प्रणाली शुरू कर सकते हैं, और रद्द भी यही कर सकता है। ठीक है, चौथा कार्य सरकार का बैंकर या बैंकों का बैंकर। अब इसको समझिए क्या होता है। सरकार का बैंकर यानी कि सरकार का जो विदेशी मुद्रा है, सरकार का जो पैसा है, वो कौन रखता है? आरबीआई। अब आरबीआई को कोई जरूरत तो नहीं कि भाई कोई मांग रहा है सरकार से, इसलिए जब सरकार इनके आरबीआई के पास पैसा जमा कराएगी, रखेगी, तो आरबीआई इस पर कोई ब्याज नहीं देता है। एक तरह से सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है कि हमारे को जब भी कोई पैसा का सामान अगर विदेश से लेना होगा, कोई सामान खरीदा विदेश से, कोई अस्त्र शस्त्र खरीदा है, तो उसकी पेमेंट आरबीआई उसको कर देगा। ठीक है, तो आरबीआई की तरफ से यानी कि सरकार की तरफ से भुगतान करने का काम भी आरबीआई कर देता है। तो सरकार का बैंकर हो गया। बैंकों का बैंकर से क्या मतलब है? बैंकों का बैंकर से मतलब है कि जैसे सरकार ने बजट प्रस्तुत किया, खर्च तो 100 रुपए किए और कमाए 90 रुपए, 10 रुपए कहां से लाएंगे? अगर ज्यादा खर्च कर दिए तो सरकार के पास पैसे कम रहेंगे, तो इसलिए उधार देने का काम कौन करता है? इनको आरबीआई। जैसे भारत में अगर कोई बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गए, वाणिज्य बैंक हो गए, अगर इनको पैसों की जरूरत पड़ती है तो ये डायरेक्ट किसी उधार लेते हैं? आरबीआई से। तो आरबीआई इनको उधार देने का काम भी करता है। सरकार की जो केंद्र सरकार के बैंक हो, सॉरी केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, राज्य सरकार का पैसा भी आरबीआई अपने पास में रख सकता है यदि इन्होंने करार किया हुआ है। और भी वित्तीय संस्थाएं कहीं भी होती है जो भी आरबीआई से उधार ले सकती है। जब भी इनको जरूरत पड़ती है तो आरबीआई हमेशा पैसा देने के लिए तैयार रहता है, इसलिए इसको अंतिम घड़ी का बैंक भी कहते हैं। अंतिम घड़ी का बैंक, क्योंकि अंतिम घड़ी में यही इनको पैसा देता है। पांचवा है भुगतान वह व्यवस्थापन, व्यवस्था का नियमन व पर्यवेक्षक। भुगतान तो आप समझते हो, आप ऑनलाइन करते हो फोन से पेमेंट, किसी को 100 रुपए, किसी को 1000, किसी को लाख। दूसरा चेक से करते हो पेमेंट, और भी बैंक से पैसे निकलवाते हो, एक बैंक से दूसरे बैंक में डिपॉजिट करते हो, क्रेडिट कार्ड से करते हो, डेबिट कार्ड से। तो इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आरबीआई विशेष तौर से काम करता है, और उन्हीं प्राधिकरणों को यानी कि उन्हीं को यह अधिकार देता है, जैसे फोन पे, पेटीएम, तो इनको एक भुगतान करने का अधिकार मिला हुआ है। तो ये अधिकार इनको आरबीआई से लेना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है, तभी ये अपना काम कर पाएंगे। क्योंकि अगर बिना अनुमति के काम करेंगे तो कल किसी के साथ फ्रॉड हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? अगर आरबीआई को अनुमति दे रहा है तो हमें भरोसा है कि ये एक ऑथराइज्ड है कंपनी जो कि विश्वास लायक है। तो एक तरह से अगर आरबीआई इसको कंट्रोल करने का काम कर रहा है तो हमारा इस व्यवस्था पर, जो भुगतान व्यवस्था है, इस पर भी विश्वास है। इसी विश्वास को बनाने के लिए आरबीआई भुगतान व्यवस्था का नियमन यानी कि कंट्रोल करता है और उस पर निगरानी भी करता है। जैसे मैंने इस बैंक से एक बैंक से पैसे डाले किसी व्यक्ति को और वो कहीं पहुंचे नहीं, उसके पास पहुंचे नहीं, अब मैं शिकायत किसके पास जमा कर रहा हूं? अगर मान लो बैंक मेरी नहीं सुन रहा है तो आरबीआई इसके खिलाफ भी एक्शन ले सकता है, हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो एक तरह से मेन क्या हो गया, भुगतान व्यवस्था ठीक तरह से चल सके, लोगों का विश्वास इस पर बना रहे,
इसको चलाने के लिए आरबीआई काम करता है। अब बाकी और काम समझते हैं आरबीआई के। देखिए दोस्तों, अब हम आरबीआई का छठा कार्य को समझते हैं। छठवां कार्य क्या है इसका? विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, यानी कि विदेशी मुद्रा का प्रबंध। जो सरकार की विदेशी मुद्रा होती है उसको कौन रखने का काम करता है? आरबीआई। आरबीआई अपने पास रखता है। तो सरकार की विदेशी मुद्रा भी अपने पास रखता है आरबीआई। दूसरा, रुपए की विनिमय दर को, यानी कि रुपए को जो खरीदने और बेचने की दर है उसको भी कंट्रोल करके रखता है। जैसे मानिए $1 60 रुपए के बराबर चल रहा है। अगर $1 की वैल्यू अगर 65 रुपए होती है, 70 रुपए होती है, तो उसको वापस 60 पर लाने का काम करता है। अगर 60 से नीचे 55 50 तक जाता है तो उसको वापस 60 पर लाने का काम करता है। इसलिए जो खरीदने बेचने की दर है उसको भी नियंत्रित करने का काम कौन करता है? आरबीआई। तीसरा काम है आईएमएफ और विश्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक विदेशी वित्तीय संस्था है, यानी कि बैंकिंग एक संस्था है, और विश्व बैंक, इनका सदस्य भारत है। अब सोचिए, अगर इनका सदस्य भारत है तो इस जो कमेटी यानी कि जो विश्व बैंक है, इनमें भारत का प्रतिनिधित्व यानी कि भारत का ओर से कौन जाएगा? कौन जाएगा? जो बैंकिंग व्यवस्थाओं का एक तरह से संभालने वाला हो, रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो रिजर्व बैंक क्या करता है? विश्व बैंक और आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधि बनकर भी जाता है, एक तरह से प्रतिनिधि की भूमिका भी निभाता है। देखो, जो लास्ट कार्य है वो छठे में, इसका चौथा पॉइंट समझ लेते हैं, फेरा और फेमा। फेरा और फेमा को समझने से पहले हम फेरा को समझते हैं। इसकी जगह पर ये लाया गया है, लेकिन क्यों लाया गया है वो समझते हैं। देखिए, फेरा का पूरा नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यानी कि विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम। इसमें क्या हुआ था कि यदि कोई इन अधिनियम के कोई भी नियम है, इस अधिनियम में कई सारे नियम थे, अगर इनके नियमों का उल्लंघन करता हुआ कोई पाया जाता है और उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल गए, दोषी सिद्ध हो गया, तो उसको डायरेक्ट सजा होती थी, कोई माफी नहीं होती थी। और दूसरी इसकी क्या कमी थी? यह देश के विकास में बाधा बना हुआ था। कैसे? कि इसमें विदेशी मुद्रा भंडार नियत किया हुआ था, भाई हमें इतना ही विदेशी मुद्रा भंडार रखना है। जैसे यदि कई बार अकाल पड़ गया और कोई खाद्य वस्तु जो बाहर से मंगानी है तो उस पर विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी, तो विदेशी मुद्रा अगर उस पर खर्च हो गई तो बाकी सामानों के लिए विदेशी मुद्रा कहां से लाएंगे? तो इसलिए इसमें विदेशी मुद्रा भंडार को भी बढ़ावा देने के लिए फेमा अधिनियम 1999 लाया गया। ये कब प्रभावी हुआ? इसको कब लागू किया गया? 1 जून 2000 को फेमा को। फेमा की फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम। ये फेरा से किस प्रकार अलग था? इसमें क्या हुआ था? यदि कोई इसके अधिनियम यानी कि इसके नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसको सजा नहीं होती थी। दोषी भी अगर पाया गया तो उसको पहले अर्थदंड देना पड़ेगा। अर्थदंड का मतलब पैसा देना होगा। अगर वो पैसा नहीं चुकाता है तब उसको सजा होगी। तो एक तरह से उदारवादी नियम भी बोल सकते हैं, इसमें उदारता है। दूसरा, इसमें विदेशी मुद्रा भंडार पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया कि हमें इसको बढ़ाना है। इसमें कंट्रोल कर रहे थे, इसमें बढ़ाने का प्रयास किया गया। और इसमें विदेशी व्यापार को बिल्कुल सीमित कर दिया गया था। इसमें कुछ सीमाएं थी, लेकिन इसमें विदेशी व्यापार को भी विकास किया गया, विदेशी व्यापार का भी बिल्कुल सरल बना दिया गया, आसान। तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन हो गया, चारों कार्य। अब हम समझते हैं विकासात्मक कार्य क्या होते हैं। विकासात्मक कार्य विदेशों के जो केंद्रीय बैंक है उनसे हटकर आरबीआई को एक और अलग कार्य दिया गया है भारत में, यानी कि देश में रहकर विकास की भूमिका निभाने का। अब वो कैसे निभाता है? देश में जो भी आर्थिक पिछड़े क्षेत्र, छोटे क्षेत्र, जिन्हें वित्तीय सहायता चाहिए, पैसे से मदद चाहिए, तो उनके लिए आरबीआई ने विकास बैंक खोले हैं जो उन्हें ऋण देता है, वित्तीय सहायता यानी कि पैसों से, धन से मदद करता है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? जैसे कृषि हो गया, ग्रामीणों का विकास करना है। भारत में कई जगह झुग्गी झोपड़ियां भी है तो उनको घर देना है। और भी छोटे उद्योग धंधे हैं, अगर वो उद्योग धंधे स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन्हें उसके लिए पैसे देना है। और बड़े उद्योग धंधों के लिए भी, तो इन सब में मदद करने के लिए आरबीआई ने कई सारे विकास बैंक खोले हैं। तो एक एक करके विकास बैंक को पढ़ते हैं। तो पहला सिडबी बैंक। सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि लघु उद्योग विकास बैंक। इसका मुख्यालय कहां पर? लखनऊ में। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। अब ये क्या काम करता है? नाम से पता चल रहा है, लघु उद्योग यानी कि जो छोटे उद्योग है उनको वित्तीय सहायता, ऋण देने का काम करता है। या तो डायरेक्ट, या तो सीधा, या फिर इनडायरेक्ट तरीके से। या तो एक खुद दे देगा, या फिर जो बैंक होंगे, सहकारी बैंक होंगे और भी अन्य बैंक, सरकारी बैंक, उनको प्रोत्साहित करेगा कि आप उनकी मदद कीजिए।
ठीक है, ऐसी योजना लाएगा ताकि लघु उद्योग की मदद की जा सके, इनको वित्तीय सहायता मिल सके। अब हम और विकास बैंकों के बारे में पढ़ते हैं। अब जो आरबीआई के 4 विकास बैंक रह गए हैं उनके कार्य को भी समझते हैं। ये भी विकासात्मक भूमिकाएं निभाते हैं, तो बिल्कुल उनको आसान भाषा में समझते हैं कि पहला हो गया नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नाम से पता चल रहा है कृषि और ग्रामीणों के विकास के लिए काम करने वाला बैंक है। जो भी सहकारी बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, तो उनको कृषि के लिए और किसानों के लिए योजनाएं चलाने के लिए, उनके कृषि संबंधित योजना चलाने के लिए प्रोत्साहित करता है। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। कहां हुई थी? मुंबई में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तीसरे विकास बैंक के बारे में पढ़ते हैं, एनएसबी, राष्ट्रीय आवास बैंक। नाम से पता चल रहा है आवास का अर्थ है घर। इसका लक्ष्य है कि भारत में सभी को घर की सुविधा दिलाना, उसके लिए ऋण दिलाना, वित्तीय सहायता द्वारा वो अपने घर का निर्माण कर सके। यह या तो बैंकों को प्रोत्साहित करेगा, एक तरह से वित्तीय सहायता के लिए योजनाएं चलाता है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को हुई थी। किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी? तो राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1988 को। अब समझते हैं आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ये भी उद्योगों को वित्तीय सहायता यानी कि ऋण देने का काम करता है, उनके विकास के लिए भूमिका निभाता है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। कहां? इसका मुख्यालय मुंबई में। अब समझते हैं एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक के फुल फॉर्म एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, आयात निर्यातक बैंक। ये भी वही काम करता है आयात और निर्यात करने वालों के लिए, यानी कि जो कोई सामान निर्यात कर रहा है या फिर कोई सामान मंगवा रहा है तो उनको वित्तीय सहायता पैसों से मदद करने के लिए, ऋण देने के लिए काम करते हैं। इसकी स्थापना 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई में। तो ये हमारे आरबीआई के कुछ चुनिंदा कार्य हो गए हैं।